सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और मैं हूं सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में करवाने वाला हूं। डीयू एसओएल एनसीवेब सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वन शॉट वीडियो है और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि राइट द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त ऑन द बेसिस ऑफ अलाहाबाद प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त के ऊपर प्रश्न जरूर बनता है, इसकी तैयारी आपको जरूर करके रखनी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ना आपके सामने, ये प्रशस्ति है, ये एक पिलर है, ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, समथिंग इज रिटन ऑन दी पिलर। अब आप अगर इसको आगे समझोगे तो समुद्रगुप्त बहुत महान राजा हुए हैं एक टाइम पे। इंडियन हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो तो इनका नाम अक्सर आता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया, जब आप एंशियंट इंडिया को पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनके भाई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जो उन्होंने लड़ाइयाँ जीती हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जो स्किल्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जिसे हम कहते हैं, कि पूरा राजपाट संभालना प्रॉपरली उनको आता था। एंड पेट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स, की जो आर्टिस्ट लोगों को जो वो प्रमोट करते थे उसके लिए वो जाने जाते हैं, और उनकी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए वो जाने जाते हैं। सो अलाहाबाद प्रशस्ति जो है ये एक इंस्क्रिप्शन है जो इन्होंने लिखा है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने। समुद्रगुप्त के बारे में ये लिखा हुआ है प्रॉपर, ये जो इंस्क्रिप्शन है, और यहाँ से हमें बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। आप कह सकते हो उनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में किया है, वो सब आपको पता चलता है। तो एक टाइम पे वो बहुत बड़े और ग्रेट एम्परर रहे थे, तो ये आपको यहाँ से पता चलता है। बात करें मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की, तो समुद्रगुप्त इज अप्रिशिएटेड फॉर हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स। जो उनकी मिलिट्री कैंपेन्स थी बहुत बहुत अच्छी, नेक्स्ट लेवल की थी, जिससे कि गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज और आगे बढ़ी। ठीक है, उनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन हुआ। सो ही सेड टू हैव, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को हराया, कॉन्कर किया, और अपोनेंट्स को, बहुत बड़े बड़े दुश्मन को हराया, और बहुत छोटे छोटे राजाओं से लेकर बड़े बड़े जो एम्पायर्स के रूलर्स हैं उनको इन्होंने एक टाइम पर हराया था। अब बात आती है रिलीजियस टॉलरेंस की। सो अलाहाबाद प्रशस्ति में यह भी लिखा है कि समुद्रगुप्त रिस्पेक्ट करते थे सभी रिलीजन्स की, और उनकी पॉलिसी थी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी। सो वो माने जाते हैं एक ऐसे रूलर जो कि रिस्पेक्ट करते थे सभी धर्मों की, चाहे कोई किसी भी धर्म से आता हो, वो रिस्पेक्ट सभी की करते थे। और समुद्रगुप्त माने जाते हैं कि वो आर्टिस्ट लोगों को बहुत प्रमोट करते थे, लिटरेचर को बहुत प्रमोट करते थे, खुद भी वो बुक्स लिखा करते थे, और एजुकेशन को उनको बहुत ज़्यादा पसंद था प्रमोट करना। सो ये जो अलाहाबाद प्रशस्ति है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसमें पूरा क्रेडिट जाता है कि वो पोएट्स को सपोर्ट करते थे, स्कॉलर्स को सपोर्ट किया करते थे, आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट किया करते थे, और एक रिच कल्चरल एनवायरनमेंट था उनके एम्पायर के टाइम पे। और अगर मैं बताऊं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सो अलाहाबाद प्रशस्ति ये बताती है कि समुद्रगुप्त की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। जो गवर्नेंस को चलाने के लिए उनके एफर्ट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, और उनको तारीफ की जाती है, प्रेज किया जाता है। उनका रूल बहुत जस्ट था, न्याय करते थे भाई वो सभी के साथ। कमिटमेंट थी कि मैं वेलफेयर करूंगा अपने सब्जेक्ट्स यानी अपनी जनता का, अपने लोगों के भलाई के लिए ही मैं काम करूंगा। और इसके अलावा डिप्लोमेटिक स्किल्स की बात की जाती है तो समुद्रगुप्त की डिप्लोमेटिक स्किल्स जो है वो हाईलाइट है इस पिलर इंस्क्रिप्शन में, जहां बताया जाता है कि उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी। वो अलाइंस बहुत अच्छे से बना लेते थे, अपने दोस्त बहुत अच्छे से बनाते थे, फिर उसके बाद उनके साथ बड़े ही कोर्डियल रिलेशंस भी मेंटेन करते थे जो उनके नेबरिंग किंगडम्स हुआ करते थे। सो उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गुप्ता एम्पायर के एक्सपेंशन में और गुप्ता एम्पायर की स्ट्रेंथनिंग में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी। सो अलाहाबाद प्रशस्ति हमें बताती है समुद्रगुप्त की मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में, कि वो कैसे, टैक्टिक्स उनकी बहुत अच्छी थी, करेजियस थे, लीडरशिप की स्किल्स उनके अंदर बहुत अच्छे से मौजूद थी, इट वॉज देयर इन साइड हिम। सो हिज इनोवेटिव मिलिट्री टैक्टिक्स आर क्रेडिटेड विद इनेबलिंग हिम टू अचीव विक्ट्री इन मैनी बैटल्स। बहुत सी लड़ाइयाँ वो जीत सकते हैं अपनी इन मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से। ठीक है भाई, ये इनको क्रेडिट जाता है। समुद्रगुप्त की लेगेसी एज अ ग्रेट कॉन्करर एंड बेनोवेलेंट रूलर इज सेलिब्रेटेड इन द अलाहाबाद प्रशस्ति। पूरा अच्छे से उनके बारे में, उनकी तारीफ ए टू जेड सारी बातें लिखी गई हैं इस अलाहाबाद की प्रशस्ति में, पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर। और उनको पोर्ट्रे किया गया है एज अ किंग हु ब्रॉट ग्लोरी टू द गुप्ता एम्पायर, कि मतलब गुप्ता एम्पायर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले यही थे।
और इंडियन हिस्ट्री में ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू अग्री विद द आइडिया दैट द गुप्ता पीरियड वॉज अ गोल्डन एज? क्या गुप्ता पीरियड एक गोल्डन एज है? क्या आप ऐसा मानते हो? तो भाई देखो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये गुप्ता एम्पायर है हमारा, इतना बड़ा एम्पायर है, तो ये एक टाइम पे अपने पीक पर भी था, और इसको कहा जाता है कि ये हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन एज भी रहा है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गुप्ता एम्पायर रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसा मैंने आपको दिखाया, फ्रॉम अबाउट 320 सी टू 550 सी, ये इनका टाइम पीरियड है। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम बताऊं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त जिनके बारे में पीछे हमने बात करी वो भी यहीं से ही थे, चंद्रगुप्त सेकंड भी यहीं से थे। सो बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो पीरियड है ये गोल्डन एज है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया ने बहुत फील्ड में प्रोग्रेस करी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे साइंस, आर्ट, लिटरेचर हो, ट्रेड हो, हर फील्ड में इंडिया के लोग और इंडिया आगे जा रहा था। फिर है स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। सो गुप्ता रूलर्स जो होते थे ना, उनके बहुत, आप मान के चलो कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट उनके टाइम पर थी, यानी कि जो किंग होता था उसकी ही बात मानी जाती थी, एंड किंग ही कंट्रोल करता था अपने एम्पायर को प्रॉपर तरीके से, पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता था। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ट्रेड इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड। अब हुआ क्या, जब पॉलिटिक्स आपकी अच्छी रहती है ना, तो आपके एरिया में ट्रेड भी अच्छा होगा, आपके एरिया का एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, आपके एरिया के लोग सेफ्टी के साथ रह पाएंगे, आर्ट एंड कल्चर भी आपके एरिया का डेवलप होगा। तो समुद्रगुप्त जाने जाते हैं, वो कॉन्करर थे भाई, बहुत अच्छे, वो हरा देते थे लोगों को, और एडमिनिस्ट्रेटर थे बहुत स्किल्ड, यानी कि जो उनकी स्किल्स थी ना, उसके लिए उनकी तारीफ की जाती है। अब एजुकेशन के मामले में क्या डेवलपमेंट हुआ गुप्ता एम्पायर के पीरियड में, देखो, एजुकेशन बिकेम हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत पढ़ाई की बहुत वैल्यू थी इनके टाइम पर। कुछ लर्निंग सेंटर्स के नाम अगर मैं आपके सामने लूँ तो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के स्टूडेंट्स और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट भी नालंदा में आते थे, और यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, है ना, और मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, फिलोसफिकल बातें पढ़ाई जाती थी। टीचर्स एंड स्कॉलर्स रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम किंग एंड वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो पूरी सपोर्ट देते थे यहाँ पे एजुकेशन के डेवलपमेंट में, पूरा सपोर्ट रहता था भाई इनका। और प्रोग्रेस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। सो गुप्ता पीरियड में साइंटिफिक अचीवमेंट्स भी बहुत सी देखने को मिलती हैं, जैसे आर्यभट्ट जो थे वो बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। वो बताते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। सोलर और लूनर एक्लिप्सिस के बारे में इन्होंने बताया, ज़ीरो का क्या कॉन्सेप्ट है वो बताया, डेसिमल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताया। ये सब इसी टाइम पर ही डेवलप हुआ है। सो इंडियन मैथमेटिक्स जो है ना, यहीं से ही फिर वर्ल्ड ने सीखा है हमसे। सो ये जो डिस्कवरीज हैं ये मॉडर्न मैथमेटिक्स और साइंस का बेस हैं। तो आप मान के चलो ये गोल्डन पीरियड कैसे नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें इस पीरियड में हो रही हैं। ग्रोथ ऑफ लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर इस टाइम पे अपने पीक पर था। कालिदास सबसे ग्रेट पोएट है इस टाइम के, ड्रामेटिस्ट इन इंडियन हिस्ट्री, और उनके फेमस वर्क हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। ये लिटरेचर जो था ना इस टाइम का, वो ब्यूटी के बारे में, नेचर और लव और ह्यूमन इमोशंस के बारे में ज़्यादा लिखा जाता था। तो ये तो आप बता सकते हो कि लिटरेचर की ग्रोथ कैसी हुई है। फिर आता है आर्ट एंड लिटरेचर फ्लरिस्ड। सो आर्ट बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड था इस टाइम पे, ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही थी बहुत डिटेल्स के साथ, एकदम रियलिस्टिक लगती थी। अजंता केव पेंटिंग्स दिखाती हैं, आज भी आप देखने चले जाओ, इतनी अच्छी पेंटिंग स्किल्स थी इनकी। तो गुप्ता पीरियड का जो आर्ट है बहुत सिंपल है, ब्यूटीफुल है, रिलीजियस थीम्स उसमें हाईलाइट की गई हैं, एंड फाइन क्राफ्टमैनशिप, जो हाथ की कारीगरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत फाइन है, आप अगर इसको देखोगे तो। सो गुप्ता आर्ट से ही बाद में जो आगे के इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ, लोगों ने इन्हीं से ही सीखा कि भाई मंदिर बनता कैसे है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर गुप्ता एम्पायर जो था उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, एग्रीकल्चर से ही सारा पैसा बनता था, मेन ऑक्यूपेशन यही था। फार्मर्स प्रोड्यूस्ड इनफ फूड, जो फार्मर्स होते थे भाई वो भी अच्छा खासा जो फूड है प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि भाई ज़मीन बहुत फर्टाइल थी, लैंड फर्टाइल था, प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी, पानी की कमी नहीं थी। इंटरनल ट्रेड भी अच्छा था, फॉरेन ट्रेड भी बहुत अच्छा था।
सो गोल्ड कॉइन्स इशू किए हुए थे भाई गुप्ता रूलर्स ने, जो दिखाता है सोने के सिक्के अगर किसी एम्पायर में चल रहे हैं तो आप मान के चलो कि वो कितना प्रॉस्परस एम्पायर है। इंडिया उस टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रोमन रे जो मतलब रीजन्स थे जहाँ पे रोमन एरियाज थे, वहाँ पे इंडिया का ट्रेड होता था। और हमारे यहाँ के जो क्राफ्टमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, वो बहुत वेल्दी हुआ करते थे, बहुत पैसा था उनके पास एक टाइम पे। फिर है रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल ग्रोथ। सो इस टाइम पे जो हिंदुज़म है बहुत पॉपुलर हुआ गुप्ता एज के टाइम पर, खासकर वैष्णविज्म और शैविज्म। हाउएवर इस टाइम पर बुद्धिज़्म और जैनिज्म की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होती थी। रिलीजियस टॉलरेंस थी भाई एम्पायर में। इस टाइम पीरियड में लोग लड़ते नहीं थे, दंगे नहीं करते थे, टेम्पल्स भी बनते थे, मोनेस्ट्रीज भी बनती थी। सो आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक पीसफुल एनवायरनमेंट था जहाँ पे लोग साथ में मिलकर ग्रो करना चाहते थे अपने कल्चर को, स्पिरिचुअलिटी को। इफ़ वी टॉक अबाउट सोशल लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स, गुप्ता एज बहुत एडवांस था लेकिन हर किसी को फ़ायदा इक्वली नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा बैरियर था कास्ट सिस्टम, बहुत स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम था। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को अछूत माना जाता था। विमेन के पास राइट्स बिल्कुल कम थे, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा चल रही थी, सोशल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो आप मान के चलो गोल्डन एज का जो बेनिफिट था वो ज़्यादातर अपर क्लास, रिच पीपल, अमीर लोगों को ज़्यादा था। गरीबों के लिए शायद ये गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज उतना ज़्यादा नहीं था। आगे बढ़ें, कंक्लूज़न की बात करें तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इंडिया ने बहुत सक्सेस हासिल करी, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, ट्रेड हो। तो ये जो एम्पायर था ना बहुत पीसफुल था अपने टाइम पर, प्रॉस्परस था, कल्चर लोगों के ग्रो हो रहे थे। हाउएवर जो मेन कमियां हैं उसमें ये आप बता सकते हो कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो लोगों में भेदभाव है जाति को लेकर, कास्ट को लेकर, वो आज भी मतलब मान के चलो कि लोग भेदभाव तो करते हैं पर गुप्ता पीरियड में वो भेदभाव बहुत हद तक था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था। देयरफॉर गुप्ता पीरियड एक गोल्डन एज है बहुत तरीके से, लेकिन सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए ये टर्म फिट नहीं होती है। सो आई होप यू आर एबल टू गेटिंग इट। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो लैंड ग्रांट्स के रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। लैंड ग्रांट्स कैसे कैसे हो रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड्स में कैसे हो रहा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको समझते हैं। गुप्ता एम्पायर और उसके बाद जो पोस्ट गुप्ता पीरियड जैसे कि आपके सामने लिखा है, ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो एरा है जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था और लैंड ग्रांट भी होते थे। जैसे हम पहले गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो एक तो लैंड ग्रांट्स जिनको जाना जाता था देवदान के नाम से या ब्रह्मदान के नाम से, ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर है गुप्ता पीरियड का कि इस टाइम पर लोगों को जो ज़मीनें हैं वो दान में दी जाती थी और जो रूलर्स होते थे ना वो इन ज़मीनों को ज़्यादातर ब्राह्मणों को दान में देते थे या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को दान में देते थे ताकि एक रिलीजियस सपोर्ट उनको मिल पाए। ठीक है, और ये जो लैंड ग्रांट्स होते थे इससे क्या है, एक स्टेबिलिटी आती थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, क्योंकि आप उन ज़मीनों पर खेती कर सकते हो, टैक्स आपसे लिया नहीं जाएगा, तो एज सच कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आपको आएगी नहीं। सो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी बूस्ट होगी, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो गुप्ता पीरियड में ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, एम्पायर के अंदर भी होता था और बाहर इंटरनेशनल ट्रेड भी हम लोग कर रहे थे इसी टाइम पे। सिल्क रोड है जहाँ पर सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था। जो खासकर वैल्यूएबल सामान है वो आता था इंडिया में, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें जाती थी भाई बाहर। सो गुप्ता रूलर्स जो है ना वो लोगों को यही कहते थे कि भाई हम एक सेफ एनवायरनमेंट आपको दे रहे हैं, हम रोड बना के देंगे, हम आपका करेंसी सिस्टम अच्छा बना के देंगे। तो इसी वजह से जो ट्रेड है वो भी आगे बढ़ा। फिर है अर्बनाइजेशन एंड क्राफ्टमैनशिप। पाटलिपुत्र जैसे शहर हैं, उज्जैन है, तक्षशिला है, ये सेंटर थे, यहीं से ट्रेड होता था, यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ज़्यादातर एजुकेशन भी इन्हीं जगहों पर थी क्योंकि ये बहुत बड़े शहर थे उस टाइम के। जो आर्टिसंस थे, कारीगर थे, वो बहुत आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत खास खास मूर्तियां बनाई जा रही थी, मेटल वर्क बहुत अच्छे से चल रहा था, टेक्सटाइल्स बहुत अप्रिशिएट होते थे लोकली भी इंटरनेशनली भी। जो कपड़े बनते थे गुप्ता पीरियड में उसको लोग यहाँ के भी सपोर्ट कर रहे थे, बाहर के लोग भी तारीफ करते थे।
बात करें अगर हम थोड़ा सा, अगर आप पोस्ट गुप्ता पीरियड की तरफ आओगे ना, जब आगे बढ़ोगे 550 टू 750 सी में, यहाँ पे क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन जब होने लगा तो कुछ रीजनल एम्पायर्स हैं जैसे वर्धन डायनेस्टी, चालुक्य, पल्लव, ये इनका एमरजेंस देखने को मिलता है। सो अब जो लैंड ग्रांट्स हैं वो अभी भी इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी यहाँ पर लोग अपनी पावर बढ़ाने के लिए ज़मीनें दान में देते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी होगा, साथ के साथ भाई लोगों का सपोर्ट भी रहेगा। तो ये मेन मकसद था। ज़मीन किसी को दान में कोई खुशी से नहीं देता था, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, तभी किसी को ज़मीन दान में वो लोग दिया करते थे उस टाइम पे। ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़, तो मैरीटाइम ट्रेड यानी कि समुंदर से जो व्यापार होता है वो गुप्ता पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा। इंडियन शिप्स जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया जाती थी, ईस्ट अफ्रीका तक जाती थी, अरेबियन पेनिनसुला में जाती थी। कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे कोरोमंडल कोस्ट है, मालाबार तट है, ये बहुत बड़े सेंटर्स थे, यहाँ से ट्रेड होता था ज़्यादातर, क्योंकि भाई समुद्री ट्रेड होता था ना। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है कि गुप्ता पीरियड का जो आर्ट है वो कंटिन्यू हो रहा था, कुछ रीजनल वेरिएशंस, कुछ नई चीज़ें भी, इनोवेशंस हो रहे थे, जैसे मंदिर बनवाए जा रहे थे, मोनेस्ट्रीज बनाई जा रही थी, कार्विंग्स बहुत अच्छी होती थी, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनने लगी इस टाइम पर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो इंडिया के रिलीजियस कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाता है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सोर्सेस। तो जो राजा हर्षवर्धन है, इनके बारे में आप इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हो, ये पेपर में आपके पक्का आएंगे क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हो, हर्षवर्धन, जिनको हर्ष भी कहा जाता है, बहुत प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं वर्धन डायनेस्टी के, जो कि इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर रूल करते थे, नॉर्थ इंडिया के आसपास 606 से लेकर 647 तक। उनको जाना जाता है वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स अलग अलग फील्ड्स में थी, अलग अलग जगहों पे उन्होंने कुछ ऐसा फोड़ रखा था जिसकी वजह से आप उसको सिलेबस में पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो हर्षवर्धन ने अपने एम्पायर को जितना ज़्यादा हो सकता था एक्सपेंड करा, आसपास के एरियाज़ को कॉन्कर करके, और पूरा नॉर्थ इंडिया इनके अंडर में था, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल इंडिया का कुछ हिस्सा। और हर्षवर्धन ने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करे ताकि सरकार अच्छे से चल सके। इन्होंने कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया ताकि जितने स्टेट के अफेयर्स हैं, जो बहुत सारे वेलफेयर के मेजर्स जो हो सकते हैं जो गरीब लोगों की भलाई के लिए, तो उसके लिए इन्होंने काम किया। फिर इसके बाद इनके आगे अगर हम बढ़े, हर्षवर्धन बुद्धिज़्म में मानते थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बुद्धिज़्म को इंडिया में फैलाने में। तो उन्होंने एक जो फेमस बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो मीटिंग हुई थी कन्नौज में 643 एडी में, सो उन्होंने ही वो उसमें वो हेड थे, जहाँ पर बहुत से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आए थे, मॉन्क आए थे। फिर इसके बाद है एनकरेजमेंट टू लर्निंग। तो हर्षवर्धन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, लाइब्रेरीज बनाते हैं, स्कॉलर्स को बुलाते हैं कि आप आओ मेरे दरबार में, मुझे ज़रूरत है, जो लोग समझदार हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मुझे मेरे दरबार में चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हर्षवर्धन ने अपने टाइम पर बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, इरिगेशन सिस्टम को अच्छा करना, ये अच्छा किया ताकि ट्रेड अच्छे से हो, एग्रीकल्चर अच्छे से चल पाए, कोई दिक्कत एज सच ना आए। फिर है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हर्षवर्धन ने ट्रेड एंड कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेड रिलेशंस अच्छे करे बाहर के देशों के साथ, और हमारा जो इंडियन सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा, खासकर हमारे कपड़े, टू द फॉरेन मार्केट्स, बाहर की मार्केट्स में हमारा सामान पहुँचे, ये इनका मानना था। इसके अलावा क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो अपने आसपास के किंगडम्स के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे भाई, फ्रेंडली रिलेशंस इन्होंने रखने की कोशिश करी, डिप्लोमेसी इनकी बहुत अच्छी थी। और भाई डिप्लोमेसी आप देखोगे तो इन्होंने शादी भी करी तो डिप्लोमेटिक रीज़न की वजह से ही करी। तो वो जाने जाते हैं अपनी अच्छी डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे उनके एडवर्सरीज हों, वो इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो इतनी अचीवमेंट्स थी इनकी, फिर भी हर्षवर्धन का एम्पायर जो है वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं चल पाया। 647 एडी में इनकी डेथ हो जाती है और धीरे धीरे उनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंटरनल लड़ाई झगड़े थे ना, उसने इनके एम्पायर को इसके बाद नहीं संभाल पाया। तो ये सारी दिक्कतें इसमें आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो पल्लवास के ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पल्लवा टेरिटरीज मैंने हाईलाइट करी हैं आपके लिए इंडिया के मैप पे। तो पल्लवा डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया में रूल करती थी, जैसा कि आपने मैप में देखा, फ्रॉम 3rd to 9th सेंचुरी एडी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ भाई एक बाय वन करके। तो जो पल्लवास हैं वो बहुत फेमस हैं रॉक कट टेम्पल्स बनाने के लिए। जैसे महाबलीपुरम का एक मंदिर बनाया इन्होंने, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पल्लव आर्किटेक्चर का। द शोर टेम्पल बहुत पुराना टेम्पल है साउथ इंडिया में। और द फेमस मोनोलिथिक रथास, यानी कि एक ऐसा मंदिर जिसकी शेप चैरियट की तरह है। तो ये ऐसे ऐसे आर्किटेक्चरल स्किल्स रखने वाले वर्कर्स इनके पास थे। जो पल्लवास ने काम किया है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है, जो इन्होंने काम किया है मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी में। आप देखो इन मंदिर को, इन्होंने पत्थरों को काट काट कर कैसे मंदिर बनाए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो। ये देखो कैसे पत्थर को काटा और एक मंदिर बना दिया। और जो पल्लव होते थे ना, इन्होंने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपना रखा था। आप देखोगे ना, ये द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन स्टाइल में ये लोग मंदिर बनाया करते थे। तो धीरे धीरे ये एक हॉलमार्क बन गया। फिर धीरे धीरे जो भी मंदिर बने वो द्रविडियन स्टाइल में ही बनने लगे। और उनके जो टेम्पल्स होते थे ना, उसमें क्या है, एक तो पिरामिडिकल टॉवर होता है, पिलर्ड हॉल्स होते हैं, और अच्छी अच्छी मूर्तियां होती हैं, कार्विंग करी होती हैं अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज की। आप देखो ये इस तरीके से, ये देखने में कुछ इस तरीके से लगते हैं इनके मंदिर। और ठीक है, ये जो द्रविड़ टेम्पल स्टाइल है ना, इसमें शिखर रहता है ऊपर, यहाँ पे ये विमान होता है, ये मंडप होता है, पिलर्ड मंडप्स होते हैं, गोपुरम एक एंट्रेंस गेट होता है, ठीक है, ये गर्भगृह है। आगे बढ़ते हैं। पल्लव आर्ट जाना जाता है अपनी अच्छी मूर्तियों के लिए। अगर आप देखोगे वॉल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था इन्होंने अपने टाइम पे, पिलर्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, गोपुरम्स जो ऊंचे ऊंचे एंट्री गेट होते हैं वो बहुत अच्छे बनाए थे। तो ये जो मूर्तियां हैं ये दिखाती हैं कि इनकी स्किल्स कितनी अच्छी थी, इनकी आर्टिस्ट्री कितनी अच्छी थी, कि ये लोग मूर्तियां बनाने में कितने माहिर थे। ठीक है, चाहे भगवान की मूर्ति बनानी हो, चाहे देवी देवताओं की मूर्ति बनानी हो, एवरीडे लाइफ का कुछ दिखाना हो, ये बहुत अच्छे से बनाते थे। आपको मैं देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाता जा रहा हूँ, ये इन्होंने बनाया था। फिर है केव टेम्पल्स। तो पल्लवास वर प्रोलिफिक बिल्डर्स ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। ये जो है चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने के एक्सपर्ट थे। जैसे महाबलीपुरम का मंदिर है, ठीक है, ये जो केव टेम्पल्स हैं ये पक्की चट्टानों से बने हैं। ये दिखाता है कि भाई ऐसे स्कल्पचर्स और ऐसे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जो दिखाता है इतने मास्टर थे लोग पत्थर की कार्विंग में और मंदिर बनाने में। इसके अलावा पल्लव आर्ट की बात करें सो बहुत इनका रोल है आइकोनोग्राफी के डेवलपमेंट में, क्योंकि जो इनके स्कल्पचर्स हैं और जो कार्विंग्स आप देखोगे मंदिरों में, बाद में चलकर लोग इनसे इंस्पायर हुए। साउथ इंडियन मंदिरों में जो भी भाई देवता बनाए गए, माइथोलॉजिकल सीन्स बनाए गए, जो आइकॉनिक सिंबल्स बनाए गए, वो इन्हीं से ही कॉपी करके इन्हीं से ही इंस्पायर्ड होकर बनाए गए। ओवरऑल जो पल्लवास थे उनका बहुत लास्टिंग कंट्रीब्यूशन रहा है टू द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ साउथ इंडिया। जो उनके इनोवेटिव आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस रहे हैं, जो उनके मूर्ति बनाने का जो एक दिमाग था, जो एक रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन आप कह सकते हो जिसको, ठीक है, वो बहुत अच्छा था इनका। सो उनकी जो लेगेसी है वो कंटिन्यू करती है, आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। आगे के जो भी टाइम पे जो लोग आए उन्होंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये आप इसमें बता सकते हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन ट्रिपाटाइट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राष्ट्रकूट, पाल एंड प्रतिहार्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो करवा रहा हूँ ये आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। सो ये तीन एरियाज, गुर्जर प्रतिहार का एरिया, पाल का एरिया, राष्ट्रकूट का एरिया। तो अब मैं आपको बताऊं थोड़ा पहले, सबसे पहले राष्ट्रकूट के बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रकूट क्या है, जब जो बदामी के चालुक्यास थे ना, जब इनकी पावर गई, सो जो पूरा डेक्कन था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ राष्ट्रकूटास। तो इन्हीं का ही कंट्रोल आ गया डेक्कन के ऊपर, और 8th सेंचुरी के बिगिनिंग से ही इनका कंट्रोल आ गया। सो इनके जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग, जिन्होंने चालुक्य रूलर को कीर्तिवर्मन को हराया था और बदामी पे कैप्चर किया। सो फिर इसके बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णा फर्स्ट, जो कि अंकल थे ऑफ दंती दुर्ग, और इन्होंने ही कैलाश टेम्पल जो एलोरा का है वो बनाने का क्रेडिट इनको जाता है। सो कृष्णा फर्स्ट के बाद आगे उनके बड़े बेटे गोविंद सेकंड आए, जो अनसक्सेसफुल रहे। उनके भाई ध्रुव थे,
डिफीटेड कृष्णा फर्स्ट एंड कैप्चर द थ्रोन, इनको हराकर और वो फिर आ गए गद्दी पे। अब ध्रुव जो थे ना जो आए, इन्होंने गंगा, पल्लवा और वेंगी, ये जो रूलर्स थे यहाँ के, इनको हराया। और इसकी वजह से जो ध्रुवा थे ना, अब वो पूरे डेक्कन के भाई मेन राजा बन गए। अब गोविंदा थर्ड जो है ना, वो माने जाते हैं सबसे तकड़े रूलर थे राष्ट्रकूट रूलर्स में से। जब वो बिजी थे नॉर्थ में लड़ते हुए, सो चोलास, पांड्यास एंड पल्लवास, इन्होंने मिलकर एक अलायंस बना दिया इसके अगेंस्ट। येट देवर डिफीटेड, तब भी हार गए। और माना जाता है ही ऑल्सो सब्जुगेटेड द किंग्स ऑफ श्रीलंका। अमोघ वर्ष फर्स्ट वॉज ऑल्सो एन एबल रूलर हु लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आर्ट्स को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, कला को। अब जो अमोघ वर्ष फर्स्ट है ना, इन्होंने क्या करा, मान्य खेत को अपनी कैपिटल बनाई। इसके बाद उसके बेटे आए कृष्णा सेकंड और उसके ग्रैंडसन इंदिरा थर्ड। बाद में जो राष्ट्रकूट रूलर्स थे ना, वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। फिर वापस से चालुक्य पावर में आ जाते हैं जब इनके रूलर्स वीक हुए 10th सेंचुरी में जाके। अब अगर थोड़ा पाल डायनेस्टी के बारे में बताऊं, ठीक है, पाल डायनेस्टी का क्या सीन है, तो ये पाल अंपायर है। इसमें बहुत बंगाल साइड में अगर आप देखोगे बहुत बुरा चल रहा था सिस्टम जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। सो जो बंगाल के लोग थे, उन्होंने एक आदमी था गोपाल, उसको अपना रूलर बना लिया ताकि ये अनार्की खत्म हो सके जो अत्याचार चल रहा था। सो गोपाल 5 साल तक रूल करते हैं और उन्होंने अपनी पाल डायनेस्टी बनाई। सो पाल डायनेस्टी का कंट्रोल जो था वो बिहार और बंगाल के ऊपर था, और नॉर्थ इंडिया तक भी इनकी एक बहुत डोमिनेंट पावर फोर्स ये थे। सो जो पॉलिटिकल बेसिस है पाल डायनेस्टी का, वो द फर्टाइल लैंड्स ऑफ बिहार एंड बंगाल, यहीं से इनका पैसा बनता था। ट्रेड ये बहुत अच्छा करते थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब गोपाल के जो बेटे थे और उसके सक्सेसर थे धर्मपाल, वो भी सक्सेसफुल रहे, जिन्होंने अपने किंगडम को और बड़ा किया। धर्मपाल की डेथ के बाद देवपाल आए, उनका भी डोमिनेंस रहा। और ही नॉट ओनली मेंटेन द एम्पायर, ही सिर्फ जो मिला था उतना ही नहीं रखा, इसने और बड़ा किया उसको। बहुत एग्रेसिव इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी इसकी, और मिलिट्री एक्टिविटी ही ये ज़्यादातर करते रहते थे, और आर्ट्स को प्रमोट करते थे, और बहुत सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स भी इन्होंने बनवाए थे। आफ्टर दिस जो पाल डायनेस्टी है वो बहुत पावर में रही, और हिज पावर वॉज लिमिटेड टू द विसिनिटी ऑफ पटना एंड ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिज होल्ड ऑन बंगाल। धीरे 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 इसका बंगाल से कंट्रोल गया। सो आफ्टर दिस रामपाल मेंटेन पाल ग्लोरी, थोड़े समय के लिए रामपाल जो रूलर आए उन्होंने इसको संभाला। बंगाल के अंदर द सेन डायनेस्टी सक्सीडेड द पाल डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी, फिर सेन डायनेस्टी आ गई और ये हट गए। फिर गुर्जर प्रतिहार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार इनिशियली राजपूत क्लैन हु वर डिसेंडेंट्स ऑफ गुजर्स। सो गुजर सेटल इन इंडिया इन द 6th सेंचुरी। सो अब माना गया कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो ओरिजिनल जो है इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के, और क्षत्रिय हैं, और उनके इंसेस्टर जो थे, ठीक है, हिज इंसेस्टर्स वॉज हरिश्चंद्र वो मैरिड अ क्षत्रिय विमेन नेम्ड भद्रा। ऐसा माना जाता है, कभी पूर्वज ने ऐसा किया था। भद्रा के जो बच्चे हुए, ठीक है, उन्होंने उनकी कास्ट को अपनाया। कुछ एविडेंस कहते हैं जो एंसेस्टर्स थे गुर्जर्स के वो लक्ष्मण से जुड़े हुए हैं। प्रतिहार जो थे वो पोलिथिस्ट थे, बहुत सारे भगवानों को मानते थे, विष्णु जी, शिव जी, भगवती माता। सो प्रतिहार जो थे ना वो अरब्स को हमेशा अपोज करते थे, जब भी कोई अटैक होने वाला होता था तो ये खड़े रहते थे, और वो बहुत सक्सेसफुल थे बाहर के इन्वेजन्स को रोकने में जो वेस्ट साइड से अटैक्स होते थे। सबसे बड़े रूलर पहले वो थे नाग भट्ट। उनके टाइम पर जो अरब मुस्लिम्स थे उन्होंने सेंट्रल इंडिया को इन्वेड किया सिंध को कैप्चर करके, लेकिन वो हारा और वापस गया। नाग भट्ट बीक्वेथी द पावरफुल किंगडम टू हिज सक्सेसर्स, आगे के जो इनके आए सक्सेसर्स, इन्होंने बहुत तगड़ा किंगडम उनको बना के दिया था। नाग भट्ट के बाद कक्का, उसके बाद देवराज, फिर देवराज का बेटा वत्सराज धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ाता है। वत्सराज का ग्रैंडसन रामभद्र जो है वो 3 साल तक ही बस रूल कर पाया। रामभद्र का बेटा मिहिर भोज माना जाता है बहुत पावरफुल रूलर रहे हैं ये इस डायनेस्टी के, और कन्नौज को कंट्रोल किया और अपनी कैपिटल बनाई। एंड भोज डिफीटेड द पाल किंग नारायण पाल, इन्होंने पाल डायनेस्टी के राजा को भी हराया, और उसके बाद वेस्टर्न पार्ट पे कंट्रोल बनाया, और राष्ट्रकूट लोगों के साथ भी इनका अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट चला। महेंद्र पाल लाइक हिज फादर मिहिर भोज पैट्रोनाइज द आर्ट्स, इन्होंने भी अपने पिता के रास्ते पर चलकर आर्ट को सपोर्ट किया और स्टेट की डिग्निटी को बनाए रखा। इनके सक्सेसर्स कुछ वीक रहे तो इतना बड़ा एम्पायर फिर आगे नहीं रह पाया, ठीक है। सो ये जो ट्रिपाट्राइट कॉन्फ्लिक्ट था ना,
ये इन्हीं के बीच में अलायंस बनते थे, कभी लड़ाइयाँ होती थी, कौन कितना कंट्रोल उस एरियाज पे रखेगा नॉर्थ इंडिया के, कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो मिलिट्री ऑपरेशंस भी चलते थे, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग भी होती थी, पॉलिटिकल इंटरव्यू भी रहते थे। सो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन दीज एम्पायर चेंज ओवर द टाइम। कभी कोई दो दोस्त है तो वो दो दुश्मन भी इन तीनों में से बन जाते थे, ठीक है, टेम्पररी था, सब कुछ था। कोई भी एम्पायर अकेला तो भाई नहीं रह पाया है लंबे समय तक। अगर मैं बात करूं, किसी एक का रूल ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रह पाया था यहाँ पे। अल्टीमेटली तीनों वीक हुए और फिर कुछ नए किंगडम्स आए और इसी तरीके से ये होता है। अगला क्वेश्चन है थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। इसको समझ लेते हैं। बेसिक थ्योरी ये कहती है, एक तो इंडिजीनियस थ्योरी है, एक फॉरेन थ्योरी है। कोई कहता है बाहर से आए, कोई कहता है इंडिजीनियस। सो जो राजपूत्स का ओरिजिन है, माना जाता है एक प्रोमिनेंट वॉरियर क्लास है, और बहुत डिबेट भी रहता है हिस्टोरियंस के बीच में। मैं तो जो बता रहा हूँ आपकी एसओएल की बुक में उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सो बहुत सारे राजपूत कहते हैं कि हम क्षत्रिय वॉरियर्स के हैं बच्चे, और हम जो हैं चंद्रवंशी सूर्यवंशी डायनेस्टी से आते हैं, पुराणों में ऐसा लिखा है। खुद को वो भगवान राम से जोड़ते हैं, कृष्ण जी से जोड़ते हैं, कहते हैं हमारा कनेक्शन क्षत्रिय वर्ण से है, जो कि एक वॉरियर क्लास है एंशियंट इंडिया की। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि राजपूत जो हैं बाहर से आए हैं, सेंट्रल एशिया या फिर और वेस्ट से। ये थ्योरी कहती है माइग्रेशन हुआ, इन्वेजन हुआ और बाय फॉरेन ट्राइब्स, और ये डायनेस्टीज हु सेटल्ड इन इंडिया, धीरे धीरे लोग सेटल हुए, यहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, आइडेंटिटी को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इस नेरेटिव में राजपूत आर सीन एज डिसेंडेंट ऑफ दीज फॉरेन इन्वेडर्स वो इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी ओवर द टाइम। कहते हैं ये इनके जो है वंशज है। ऐसा मैं नहीं मानता जी, हमारे राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो ऐसा मतलब ऐसा है कि इंडियन ही है वो, ठीक है। और अनदर पर्सपेक्टिव ये कहता है कि द राजपूत्स हैव इंडिजीनियस ट्राइबल ओरिजिन्स। ओवर द टाइम क्या होता था, इनका ट्राइबल ओरिजिन का भी एक थ्योरी आती है कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप होते थे, कम्युनिटीज़ होती थी इंडिया में, और इनकी क्षत्रिय आइडेंटिटी इन्होंने अडॉप्ट करी, वॉरियर्स का लाइफस्टाइल अपनाया, धीरे धीरे ये राजपूत कम्युनिटी बनी। सो ये बताते हैं कि द डाइवर्स एंड मल्टी फेस्टेड नेचर ऑफ द राजपूत कम्युनिटी, अलग अलग क्लैंस ने मिलकर अपनी जो एक पहचान बनाई क्षत्रिय की। सो द गुर्जर प्रतिहार्स वर अ मेजर डायनेस्टी इन मिडिवल इंडिया। और कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि राजपूत और इनके बीच में बहुत बहुत ज़्यादा दोस्ती अच्छी थी। सो द वर्ड राजपूत इज समटाइम्स बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राजपुत्र। राजपूत यानी राजपुत्र यानी कि राजा का बेटा, कह सकते हैं कि जो रूलिंग फैमिलीज जो रही है उससे जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे राजपूत क्लैंस हैं जो कहते हैं जो लोकल चीफटेंस होते थे, क्लैंस होते थे, ट्राइब्स होती थी, जो इंडिया के अलग अलग जगहों पर रहती थी, वहाँ से राजपूत आए। ओवर द टाइम ये जो लोकल लीडर्स थे और जो ग्रुप्स थे, ये कंसोलिडेट होकर एक पावर बनाई इन्होंने अपनी, और एक राजपूत कम्युनिटी जिसको आज हम जानते हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। बहुत सारे राजपूत क्लैंस अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी रखते हैं, ठीक है, जो कहते हैं डिवाइन या सेमी डिवाइन ओरिजिन है, हमारे एंसेस्टर हीरो रहे हैं, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, माइथोलॉजिकल फिगर्स भी आते हैं। और ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजपूत की ओरिजिन की थ्योरी है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे डिबेट्स चलती हैं, हर किसी के अपने अलग व्यूज़ हैं, हो सकता है कोई सच माने, कोई इसको ना माने। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो जेनेटिक स्टडीज़ हुई हैं, अलग अलग रिसर्च हुई हैं, उसके बाद जाकर ये थ्योरीज हमारे सामने निकल कर आती हैं। डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अंडर चोलास। इसको समझते हैं अब हम। तो चोल के टाइम पर क्या पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट हुए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर में ये चोल एम्पायर है, ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो यहाँ तक तो इनका इन्फ्लुएंस था बंदों का। तो देखो, चोल डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया में रूल करती है फ्रॉम 9 to 13 सेंचुरी, इनका पॉलिटिकल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप पे बहुत बड़ा मार्क है, आप कह सकते हो। इस पूरे एरिया में इनको ही जाना जाता है। चोल बहुत फेमस रूलर्स थे भाई एक टाइम पे। अब इनके थोड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, तो अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो जो चोल एम्पायर था ना, बहुत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इनका, ब्यूरोक्रेसी इनकी बहुत अच्छी थी, ऑफिसर्स थे भाई हर काम करने के लिए, और इन्होंने प्रोविंसेस में अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था, और हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था, वाइसराय होता था, कॉल्ड मंडलम। आगे बढ़े तो नेवी और सी पावर, सबसे बड़ा फीचर जो है ना इनका, सबसे बड़ी आप पॉलिटिकल अचीवमेंट कह लो,
इन्होंने अपनी नेवी बहुत पावरफुल बना रखी थी। जो चोल एम्पायर था ना, इनकी नेवी बहुत अच्छी थी, और जो सी रूट्स इन्होंने कंट्रोल कर रखे थे, ट्रेड भी ये लोग करते थे। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, अरेबियन एरियाज हो गए। आप थोड़ा सा अगर इसको देखोगे ना, ये मैंने जो आपको मैप दिखाया था, ये जो चोला एम्पायर है देखो साउथ इंडिया में है। इनका इन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे ना तो कितना दूर दूर तक है। तो यहीं से ही पता चल जाता है कि भाई हाँ कुछ तो था इनके अंदर। तो इनकी नेवी बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी ये रखते थे, और दूर दूर तक ये लोग ट्रेड करने जाया करते थे। धीरे धीरे इनके टेरिटरी का इन्होंने एक्सपेंशन किया। बहुत बड़े बड़े चोल किंग हुए, जैसे राजा राज चोल फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट। सो धीरे धीरे इनका जो एम्पायर था ना, बहुत सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ा। और चाहे आज का तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, इवन श्रीलंका भी एक टाइम पर इन्हीं के अंडर में आता था। तो ये तो है इनकी टेरिटरी का एक्सपेंशन। फिर आगे बढ़ते हैं फ्यूडल सिस्टम। सो जो चोल एम्पायर था वहाँ एक फ्यूडल सिस्टम चलता था। अब यहाँ फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो अधिकारी होते थे उनको ज़मीन दी जाती थी, और जो वॉरियर्स होते थे वो बदले में अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे और किंग के लिए लॉयल रहते थे। ये फ्यूडल सिस्टम वहाँ पे चला करता था। ठीक है, काम के बदले में ज़मीन मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। आप वहाँ उस ज़मीन से टैक्स लो, अपने पास भी रखो, राजा को भी दे दो। इससे क्या है, जो बड़ा एम्पायर है उस पर कंट्रोल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सो जो चोल होते थे ना, उनका एक बहुत अच्छे से डिफाइंड लीगल सिस्टम था, बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था थी इनकी। एंशियंट तमिल टेक्स्ट में पूरा ये जो लिखा है, जैसे मनुस्मृति या फिर यज्ञवल्क्य स्मृति, इसके इंस्पिरेशन से ही इन्होंने अपना पूरा कानून वहाँ पे बना रखा था। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की लोकल लेवल पे, जैसे आज पंचायत होती है ना, गाँव के लेवल पर इनकी और या फिर सभा नाम से भी एक बॉडी थी जो काम करती थी। अब थोड़ा सा हम इनके कल्चरल डेवलपमेंट को देखें। देखो पॉलिटिकल आपको समझ में आ गया हो तो कल्चरल की बात कर लेते हैं। तो जो चोल पीरियड है वो जाना जाता है अपने एक्सीलेंट टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। जो ये लोग मंदिर बनाते थे बहुत शानदार बनाते थे, द्रविडियन स्टाइल में बनाते थे। इसका एग्जाम्पल है बृहदेश्वर मंदिर, थंजावुर का है, जो कि राजा राज चोल फर्स्ट ने बनवाया था। एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बताओ। और इतना मास्टरपीस है ये चोल आर्किटेक्चर का। ये जो आप फोटो मेरे सामने देख पा रहे हो, ये उसी मंदिर की फोटो है। ये बृहदेश्वर टेम्पल है। और आप देखो इतने पुराने टाइम में इन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाया था। इसके अलावा लिटरेचर की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में तमिल लिटरेचर बहुत फ्लरिश हुआ चोल पीरियड में, क्योंकि ये लोग लिटरेचर को प्रमोट करते थे। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी एपिक्स हैं, जैसे सिल्लपतिकरम, मणिमेक्कलाई, वो इसी टाइम पर लिखे गए, इसी टाइम पर कंपोज किए गए। सो कहीं ना कहीं लिटरेचर को प्रमोट करने में इनके ये पैटर्न्स थे। ठीक है, तो ये इसी से जुड़ा हुआ एक फोटो था। फिर है म्यूजिक एंड डांस। सो जो चोल थे वो म्यूजिक और डांस को भी बहुत प्रमोट करते थे। एंशियंट तमिल म्यूजिकल टेक्स्ट है सिल्लपदिकरण, ये दिखाता है म्यूजिक के बारे में जो पूरी नॉलेज है वो इसमें लिखी है। अलग अलग जो डांस फॉर्म्स होती हैं जो चोल पीरियड में चलती थी वो इसके अंदर लिखी हुई है। सो आप मान के चलो म्यूजिक और डांस को भी ये लोग प्रमोट किया करते थे। रिलीजन की बात करें अगर, जो चोल होते थे ना वो शैविज्म को बहुत मानते थे, जो एक हिंदुइज्म का सेक्ट है। शैविज्म कहता है कि शिवजी की ये लोग पूजा ज़्यादा करते थे, शिवजी की वर्शिप किया करते थे। हाउएवर देयर वर ऑल्सो टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स। तो ये लोग जो हैं इनके टाइम पे बुद्धिज़्म भी था, जैनिज़्म भी एग्जिस्ट करता था, पर ये लोग टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं है ये लोग कट्टर थे, ये सभी को साथ लेकर चलते थे। बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज इनके टाइम पर बनाई गई। ये दिखाता है रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा थी भाई इनके टाइम पे। एजुकेशन और स्कॉलरशिप की बात करें तो चोल पीरियड में एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट किया गया, स्कॉलरशिप्स को प्रमोट किया गया। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे जिसको घटिकास कहा जाता था वो बनाए गए, जहाँ दूर दूर के एम्पायर से लोग जो हैं स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो मेडिसिन। तो आप मान के चलो चोल पीरियड में एजुकेशन वगैरह का भी सिस्टम बहुत अच्छा था। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो चोल डायनेस्टी हमारे इंडिया की एक गोल्डन एज है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो साउथ इंडिया की, ठीक है भाई, और साउथ इंडिया में चोल एम्पायर को बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है, क्योंकि जो इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, जो कल्चरल फ्लरिशिंग आपको देखने को मिली है,
जो आर्किटेक्चर में इन्होंने काम किया है उसी के लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो मैंने अपने तरफ से जो आपको क्वेश्चंस आज करवा दिए हैं, चाहे वो चोल वाला हो, ठीक है, और आप अगर थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो ये ट्रिपाटाइट स्ट्रगल वाला क्वेश्चन तो एक ना एक साल छोड़ के आता ही है। तो ये कुछ स्टार लगा के आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको तो जरूर करके जाना, चोल वाले को भी करो ना करो, लेकिन ये थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत ये आपको जरूर करना है। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये जरूर करना है आपको। और अगर थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं, पल्लव डायनेस्टी वाला ये अक्सर शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। एंड हर्षवर्धन के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं ये भी अगेन एंड अगेन PYQs में रिपीट होता रहा है ये क्वेश्चन। और जो गुप्ता पीरियड का है ये 50-50 है, आ भी सकता है नहीं भी आए, लेकिन समुद्रगुप्त वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्या गुप्ता पीरियड का जो टाइम है वो गोल्ड एज था या नहीं था, ये मैंने आपको पूरा समझाया कैसे था और कैसे नहीं था, ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा 300 से 1200 का जो टाइम पीरियड था ना वो इसी सब चीज़ों के आसपास घूमता है। इसके अलावा आपके पेपर में कुछ भी क्वेश्चन बनने के कोई चांस ज़्यादा नहीं है। सो अगर आप इनको कर लोगे अच्छे से तो मान लो आपने सब कर लिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर, सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।